अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है जी रूस और यूक्रेन जंग की। ये जंग 48वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि इस जंग पर हम तब से बात कर रहे हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। इस जंग के शुरू होने से बहुत पहले से, जब से अमेरिका की जानिब से, नेटो की जानिब से, दीगर इत्तेहादी ममालिक की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अटैक किया जा सकता है रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर, और साथ ही साथ रूस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जी वो ऐसा कोई इरादा ही नहीं रखता है। उस रोज़ से, उन दिनों से हम आपको इस बारे में अपडेट करते चले आ रहे हैं। तो आज जब इस जंग का 48वां रोज़ हो चुका है तो बताना हमें आपको ये है कि आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन की फ़ौज ने ये खदशा जाहिर किया है कि मॉस्को की अफवाज यूक्रेन की सरहद के करीब दोबारा मुनज़्ज़म हो रही हैं। नाज़रीन, यूक्रेनी अफवाज ने मुल्क के मशरक़ी इलाकों में दुश्मनों के 6 हमलों को पसपा कर दिया है और हुकाम ने बताया ये भी है कि जहाँ से मलबा मिला है, इस मलबे के अंदर दबी हुई 7 लाशें मिलने की तस्दीक कर दी गई है। अबूजा के जो मेयर हैं वो ये कहते हैं कि अब तक 403 लाशें मिल चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर हम आलमी मीडिया की बात करें तो उसमें रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि अमेरिका और बरतानिया ने रूस के मुबैना कीमियाई हमलों की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। कहा यह जा रहा था कि रशिया जो है वो कीमियाई हमला कर सकता है। ये एक हमला किया भी गया है, बहुत छोटे पैमाने पर किया गया है इसका इस्तेमाल, लेकिन अटैक किया गया है, उसमें ये मवाद जो है ये इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी मीडिया की अगर बात कर लें, CNN की अगर बात कर लें तो उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि यूक्रेन रूसी जंगी जराइम के 5800 मुकदमात की तहकीकात कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिनसी तशद्दुद की रिपोर्ट्स की आज़ादाना तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया है। उधर फ्रांस ने 6 रूसी सिफारतकारों की बेदखली का हुक्म दे दिया है। अगर नाज़रीन इस जंग के दौरान मुल्क छोड़ने वालों की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक विंग के मुताबिक जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 45 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के हुकाम कहते हैं कि जंग के बाइस मुल्क छोड़ने वाले 8,70,000 से ज़ायद शहरी वापस भी आ चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, और ये जो बात की जा रही है कीमियाई हमले की, इसकी तहकीकात शुरू हो रही हैं। कब ये कीमियाई मवाद जो है ये इस्तेमाल किया गया, कितने बड़े पैमाने पर किया गया, किस इलाके के अंदर किया गया, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर समूई हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाई देते हैं। रूस यूक्रेन जंग 48वें रोज में दाखिल हो चुकी है। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने खदशा जाहिर किया है कि मॉस्को की अफवाज यूक्रेन की सरहद के करीब मगरबी रूस में दोबारा मुनज़्ज़म हो रही हैं। डुम्बास पर भी हमले का खदशा है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने कहा कि ये इम्कान है कि रूसी फौजी जल्द ही मारियुपोल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेनी अफवाज ने मुल्क के मशरकी इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क में 6 दुश्मनों के हमलों को पसपा करने का दावा भी किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक लड़ाई के दौरान 4 रूसी टैंक, 1 तैयारा, 2 हेलीकॉप्टर और कई दीगर गाड़ियां तबाह हो गई हैं। दूसरी जानिब बूचा के मेयर का कहना है कि दारुल हुकूमत कीव के करीब यूक्रेनी कस्बे में हुकाम को अब तक 403 अफराद की लाशें मिली हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इन शहरियों को रूसी अफवाज ने इलाके पर कब्जे के दौरान कत्ल किया था। दारुल हुकूमत कीव के गांव में 2 तबाहाल इमारतों के मलबे से 7 अफराद की लाशें मिली हैं। रियासती इमरजेंसी सर्विस ने एक बयान में कहा कि अब तक तबाहशुदा इमारतों से 19 अफराद की लाशें मिली हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बरोदीना कस्बे की सूरत हाल करीबी बोचा के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा खौफनाक है, जहां यूक्रेन ने रूस पर जंगी जराइम का इल्जाम लगाया है। अमरीकी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूसी जंगी जराइम के 5,800 मुकदमात की तहकीकात कर रहा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि तहकीकात में 500 से ज्यादा मुश्तबा अफराद की निशानदेही की है, जिनमें रूसी सियासतदान, फौजी एहलकार और प्रोपेगेंडा एजेंट शामिल हैं। पेंटागन ने रूस की जानिब से मारियुपोल में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की इतलात पर तशवीश का इजहार किया है। पेंटागन के सीनियर एहलकार ने बयान में कहा कि महकमा दिफा इन इल्जामात की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन सूरत हाल पर गहरी नजर रखेगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी अफवाज की यूक्रेन में खवातीन की इस्मत दरी और जिनसी तशद्दुद के इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सरहदी फोर्स ने दावा किया है कि जंग के दौरान मुल्क छोड़ने वाले 8,70,000 से ज्यादा शहरी वापस आ चुके हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पेरिस ने 6 रूसी शहरियों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया है। वज़ारत खारजा ने इल्जाम आयद किया है कि ये अफराद सफारतकारों का रूप धार कर
बतौर खुफिया एजेंट काम कर रहे थे। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन के लिए अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जी। अब ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का, जिसकी रूस की जानिब से नफ़ी की जा रही है, मजम्मत भी की जा रही है ऐसे इल्ज़ामात की, इसी पे हम बात करेंगे डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ आ रही है आप तक? जी, आपको आवाज़ आ रही है? मैं सुन नहीं पा रही हूँ जी। कलीमुल्लाह साहब को कोशिश करते हैं दोबारा से हम उनसे बात कर सकें। बात हम कर रहे हैं जी रूस और यूक्रेन जंग की, जो आए रोज़ दिखता ऐसा भी है कहीं ना कहीं किसी लम्हे में कि शायद ये जो जंग है, शायद ये जो मामला है, ये निमटने जा रहा है, सारी चीज़ें ठीक होने जा रही हैं, जंगबंदी की तरफ रूस जो है वो बढ़ रहा है, और यूक्रेन में अब कुछ ही दिनों में शायद उस तरह से बेहतरी तो नहीं आए, लेकिन शायद अमन कायम हो जाए। लेकिन फिर होता क्या है, अचानक से कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाती है जिससे मामलात ऐसा लगता है कि एक दफ़ा फिर से बिगाड़ की जानिब जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र चीज़ ये है नाजरीन कि ये जो बिगाड़ की सिचुएशन पैदा की जाती है, या ये जो इस तरह की चीज़ें इल्ज़ामात सामने आते हैं, ये यूक्रेन की जानिब से सामने नहीं आते हैं जो निशाना बन रहा है, बल्कि ये उन ममालिक की जानिब से सामने आते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में यूक्रेन का साथ नहीं दिया था, और बहुत हद तक वो ज़िम्मेदार करार दिए जाते हैं तज्ज़ियाकारों की जानिब से रूस और यूक्रेन को इस जंग की जानिब धकेलने में। मैं बात कर रही हूँ इत्तेहादी ममालिक की, ख़ासतौर पर अमेरिका की। अब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनसे कितना बिगाड़ पैदा हो सकता है, ये डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा पहले तो कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जिन इल्ज़ामात की तरदीद की जा रही है इस वक्त रशिया की जानिब से, कितनी हकीकत है इनमें, और अगर ये सच साबित हो जाते हैं, तहकीकात में ये साबित हो जाता है कि ऐसा किया गया रशिया की जानिब से, तो फिर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है रूस को? ये जो केमिकल वेपन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, इसको साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केमिकल वेपन के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली रशिया की तरफ से अगर यूज़ किया भी गया है, तो 24 आवर्स के बाद उसके जो एविडेंस हैं, वो एवेपोरेट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर कोई 24 आवर्स के बाद उन एविडेंस को कलेक्ट करके कुछ साबित करने की कोशिश करे, तो बहुत मुश्किल होगा। फिर जो केमिकल वेपन है, इनका जो इस्तेमाल है, इसमें कुछ ग्रे एरिया भी है। एक केमिकल वेपन है जिसको हम फास्फोरस बॉम्ब कहते हैं, या रशिया जिसको वैक्यूम बॉम्ब कहता है। अब ये वैक्यूम बॉम्ब अगर आबादी के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो ये एक क्राइम में आता है, लेकिन अगर इसको आबादी के अलावा सिर्फ आप अपना रास्ता साफ करने के लिए, जो आपके दुश्मन छुपे हुए हैं आसपास, उनके ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो वॉर क्राइम में नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एलिगेशन है यूएस और वेस्ट की जानिब से कि रशिया ने केमिकल वेपन यूज किए हैं और वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसको प्रूफ नहीं कर सकेंगे, और ये एलिगेशन ही रहेगा। और हमने पास्ट में भी देखा कि इस तरह के जो एलिगेशन होता है, इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो बात की जा रही है बरतानवी हुकूमत की जानिब से कि रशियन सदर को ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो फिर हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि मगरिब क्या वाक़तन जवाब देगा अगर ये चीज़ किसी भी तरह से चले? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसको साबित कर लिया जाता है, तो क्या वाक़तन जवाब दिया जाएगा? बराह रास्त धमकी है, या फिर ये ऐसे ही बस कोई बातें की जा रही हैं, हकीकतन कोई कदम उठाया नहीं जा सकेगा रूस के खिलाफ? असल में मगरिब ने रशिया के ऊपर जितनी सैंक्शन लगाना थी, वो ऑलरेडी वो इम्पोज कर चुके हैं, और रशिया के ऊपर इतनी ज्यादा सैंक्शंस हैं कि अगर ये फॉर द टाइम बिंग अगर हम ये सपोज कर लेंगे, ये इल्जाम प्रूफ भी हो जाता है, तो वो इससे ज्यादा और क्या सैंक्शन लगाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मगरिब के पास कोई ऐसी कोई सैंक्शन है जो अब वो रह गई है, जो वो रशिया के ऊपर लगाएंगे अगर ये केमिकल वेपन का इल्जाम प्रूफ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक खाली सी धमकी है जो कि दी जा रही है रशिया को। अच्छा, लेकिन इस खाली धमकी के साथ साथ कहीं ना कहीं अमली इक़दामात भी होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं ना। जैसे जापान ने इक़्तिसादी पाबंदियों को वुसअत देने का ऐलान कर दिया है कि जी ये जो पाबंदियां हैं रूस के ऊपर, इनको हम और बढ़ा देंगे। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फ्रांस ने ये जो 6 रूसी शख्सियात को नापसंदीदा करार दिया है, फिर अपने मुल्क से निकल जाने का भी कहा, इनफैक्ट निकाल दिया है।
तो ये आपको नहीं लगता कि मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं रशिया के लिए, और कहीं ना कहीं उसको दबाव में लेकर आएंगी इस जंग को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए? या आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत जैसी है, जिस तरह से पहले दिन से हम उन्हें देख रहे हैं अपने मौके पर डटे हुए, वो आगे भी डटे रहेंगे और पाबंदियों के अलावा कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा पुतिन को रोकने के लिए? असल में यूक्रेन की वॉर दो फ्रंट के ऊपर लड़ी जा रही है। एक तो वो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर जो जंग हो रही है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपने अभी मारियोपोल का हवाला दिया। और मुझे याद है कि मैंने 2 वीक पहले, जब ये रशिया और यूक्रेन के नेगोशिएशन अभी खत्म हुए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि आगे जो फाइट होगी वो मारियोपोल पे होगी, क्योंकि मारियोपोल की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। और इस वक्त रशिया ने मारियोपोल के ऊपर इतनी बम्बार्डमेंट की है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 80% जो बिल्डिंग है मारियोपोल के अंदर वो ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। तो रशिया की पूरी कोशिश है कि किसी फाइनल एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचने से पहले पहले ये जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक इलाका है मारियोपोल, जो कि ईस्ट में आता है, इस वक्त जो वॉर है वो ईस्ट और साउथ में चल रही है, ज्यादातर ईस्ट और साउथ में ही है। तो उनकी कोशिश है कि ये मारियोपोल कैप्चर हो जाए। अगर ये मारियोपोल कैप्चर हो जाता है तो उनके पास एक साउथ में जो क्रीमिया का इलाका है और जो ईस्ट में डॉनबास का इलाका है, इनका जमीनी राब्ता इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो रशिया किसी भी सीज फायर मुआहदे के ऊपर पहुंचने से पहले मारियोपोल को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ग्राउंड के अंदर जो इस वक्त न्यूज आ रही है उसमें रशियन ट्रूप्स एडवांस नहीं कर पा रहे। उसकी बुनियादी वजह जो अभी तक मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही है वो रशियन ट्रूप्स की सप्लाई चेन है, क्योंकि जो यूक्रेनियन मिलिट्री है और जो उनके फाइटर्स हैं वो रशिया की सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा टारगेट कर रही हैं। इस वजह से रशिया के लिए मुश्किल होता जा रहा है इस जंग को कंटिन्यू करना। अब देखना यह है कि रशिया पूरी कोशिश करेगा, अपनी पूरी फोर्स लगाएगा कि वो मारियोपोल को कैप्चर कर ले। ऑलरेडी वो 80% जो मारियोपोल है उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो आने वाले दिनों में हमें मारियोपोल के ऊपर और साउथ और ईस्ट में जंग होती हुई नजर आएगी। ये तो वॉर का था, जो ग्राउंड का आपका फ्रंट था, वॉर फ्रंट। ये वॉर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी लड़ी जा रही है, जिसका आपने हवाला दिया कि जापान ने सैंक्शन लगाए। जापान के सैंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी चाइना के अंदर ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, जिसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये चारों कंट्रीज के हेड ब्रिक्स समिट में होंगे। और रशिया की उस ब्रिक्स समिट में ये कोशिश है कि वो एक न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाए जो कि स्विफ्ट का अल्टरनेटिव हो। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इस वक्त चाइना का अपना पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट के अलावा चाइना स्विफ्ट भी यूज करता है, अपना पेमेंट सिस्टम भी यूज करता है। रशिया का भी अपना पेमेंट सिस्टम है, इंडिया भी एक अपना पेमेंट सिस्टम यूज कर रहा है, स्विफ्ट भी यूज कर रहा है। इसी तरह मेरे ख्याल से ब्राजील और साउथ अफ्रीका का अपना एक पेमेंट सिस्टम है। रशिया का प्रपोजल ये है कि ये जो मुख्तलिफ कंट्रीज के डिफरेंट पेमेंट सिस्टम है इनको इंटरलिंक्ड कर दिया जाए। और अभी जो ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, अगर इसमें ये डेवलपमेंट हो जाती है कि ये ब्रिक्स कंट्रीज अपना जो पेमेंट सिस्टम है उसको आपस में इंटरलिंक्ड कर देते हैं, तो ये अमेरिकन हेजेमनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिका की जो डॉलर तो है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो सर कर रहा होगा ना, अभी से सरगर्म तो हो गया होगा, क्योंकि जंग रुकवाने के लिए वो कुछ करे ना करे, बाकी दुनिया के मफाद का वो सोचे ना सोचे, बढ़ते हुए जो खुराक का क्राइसिस है उसका वो सोचे ना सोचे, बढ़ते हुए दुनिया को जो खतरात हैं उसका वो सोचे ना सोचे, लेकिन अपने लिए तो वो सोचेगा ना, अपनी मीशत के लिए तो वो सोचेगा। तो वो इसमें कहीं ना कहीं तो रखना डालने की कोशिश करेगा रशिया के इक़दाम के अंदर। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको शायद मालूम हो कि जो बाइडेन ने कल मेरा ख्याल है बड़ी इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग की है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और इनकी कोशिश है, फिर जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भी इंडिया के विजिट पर थे। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इंडिया को कन्विंस किया जाए कि वो रशिया के साथ अपने जो रिलेशन है उसको लिमिटेड करे। लेकिन हमें इसमें अमेरिका कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डे बाय डे जो ऑयल और गैस के एग्रीमेंट है इंडिया और रशिया के वो बढ़ रहे हैं। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं वो डेली बेसिस के ऊपर रशिया के साथ ऑयल और गैस के एग्रीमेंट कर रही हैं, क्योंकि रशिया उनको मेरे ख्याल से $35 पर बैरल की डिस्काउंट के ऊपर ऑयल इस वक्त दे रहा है, जो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। तो हमें अमेरिका एशिया के अंदर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका डिप्लोमेटिक सफेयर में यूरोप में हमें कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोप में इस वक्त जर्मनी और पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है
वो अमेरिका के साथ अलाइन हो चुका है। लेकिन एशिया के अंदर हमें वो सिचुएशन नजर नहीं आ रही। एशिया के अंदर रशिया की जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है वो हमें नजर आ रही है कि उन्होंने सक्सेसफुली इंडिया को अभी तक एंगेज करके रखा हुआ है, उन्होंने ईरान को एंगेज करके रखा हुआ है, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका को। तो मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में ये वॉर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ज्यादा लड़ी जाएगी और हमें दोबारा जो सर वर्ल्ड वॉर टू के इसमें फिर बाद जो सालिसी ममालिक हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सालिसी की कोशिश की भी है, ऑस्ट्रिया की बात कर लीजिए और ख़ास तौर पर तुर्की की बात कर लीजिए, अब ये क्या इस सारे मामले को देखते रहेंगे या पहले जो एफर्ट्स की गई हैं उनमें थोड़ी और जान डालने की कोशिश करेंगे, कायल करने की कोशिश करेंगे रूस को, यूक्रेन को कि जी अब बस बस कर दें, दूसरों की बातों में नहीं आए, अपना अपना आप भी सोचें और इसको ख़त्म करें? असल में कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो यूक्रेन वॉर को लेके कोई पोजीशन ले। स्पेशली इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से कि वो यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई पोजीशन ले। इसी तरह टर्की के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही अमेरिकन कैंप में है, लेकिन टर्की के ऊपर ये बहुत प्रेशर आ रहा है कि वो कोई साइड ले। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे जो गल्फ है वो वाइड होगा बिटवीन अमेरिका और रशिया, और जब रशिया का नया फाइनेंशियल सिस्टम आता है तो स्टेट जो ममालिक है उनके लिए मुश्किल होता जाएगा कि वो न्यूट्रल रहे और उनको कोई साइड लेनी पड़ेगी। और उसके नतीजे में हमें लग सकता है कि दुनिया दोबारा से एक बाइपोलैरिटी के अंदर या एक दो कुतबी दुनिया जो सी है वो मार्ज़े वजूद में आए, जिसमें हमारे पास दो पोल्स हो, जिसमें एक तरफ अमेरिका हो, दूसरी तरफ चाइना, रशिया हो। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया किस तरफ जाएगा। अभी तक जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जो हम देखते हैं तो इंडिया के अभी चाइना के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने विजिट किया इंडिया का। फिर चाइना की कोशिश है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है मोदी वो ब्रिक्स का समिट चाइना आके अटेंड करें। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन हमें अच्छे मिल रहे हैं। फिर हमें इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है उसमें भी जो ट्रेड है उसके अंदर हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इंडिया को कन्विंस करने में नाकाम रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया दो हिस्सों में या दो कैंप्स में डिवाइड होने जा रही है, जिसमें एक अमेरिकन कैंप होगा, एक चाइनीज कैंप होगा, और शायद इन दोनों कैंपों के दरमियान एक आयरन कर्टन हो, जैसे पहले होता था कि एक रशियन सोवियत रशियन और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बिटवीन एक आयरन कर्टन होता था। तो मुझे वैसा ही आयरन कर्टन फ्यूचर में ग्लोबल लेवल के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन कोई भी मुल्क कोई भी मौक़िफ़ रखे, किसी भी तरह से बिहेव कर रहा हो, वो अपने जो माशी मामलात हैं या जो मुल्की मफादात हैं उनको देख कर ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने भारत का कहा कि ठीक है, अगर उनको पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ से सस्ती मिल रही है 30-35 के हिसाब से, अगर उनको छूट दी जा रही है, रियायत दी जा रही है, तो वो तो ज़ाहिर है अपना देख रहे होंगे कि फ़ायदा किसके अंदर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, बात कर रहे थे मुझसे मेरे शो में। बहुत शुक्रिया सर आपके खुसूसी वक्त के लिए। और नाज़रीन, अभी इस सारी गुफ्तगू में कलीमुल्लाह साहब के साथ बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है भारत का, इंडिया का। तो आज हमारे पास इंडिया से खबर भी है। वहाँ की रियासत है मध्य प्रदेश, उसका शहर है खारकोन, जहाँ बताया ये जा रहा है कि वहाँ झड़पें जो हैं वो जारी हैं और कोई अभी से नहीं जारी हैं। ये झड़पें काफ़ी दिनों से इनका माहौल जो है वो बनाया जा रहा था। किसकी जानिब से बनाया जा रहा था जी? ये बनाया जा रहा था वहाँ पर मौजूद जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनकी जानिब से। आपको बताएं कि यहाँ फसादात और पथराव के इल्ज़ाम में मुसलमानों के मकानात जो हैं उनको मस्मार करने का सिलसिला नहीं रुका है। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ये बता रही है कि सूरत हाल को काबू में रखने के लिए कारकुन के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि गुजरात, जहां हमेशा से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता रहा है, ख़ास तौर पर मोदी जब वहाँ के वज़ीर आला थे तब वहाँ क्या हुआ था ये तो आप में से मेरे ख्याल में कोई भूला हुआ नहीं होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि गुजरात समेत जो दो और रियासतें हैं वहाँ भी ये पाबंदी लगा दी गई है कि 4 से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे इसलिए किया गया है कि ये जो झड़पें हो रही हैं इनको किसी तौर रोका जा सके। अच्छा जी, आलमी मीडिया ये भी बता रहा है कि मध्य प्रदेश में पुलिस ने चंद ही घंटों में 84 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है और अब तक मुसलमानों के 50 से ज़ायद मकानात पर बिल्डोजर्स चलाकर उन्हें मस्मार कर दिया गया है। इन मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने हिंदुओं के जुलूस पर पथराव किया, लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। बगैर तस्दीक के जिस तरह से हमेशा से अरेस्ट किया जाता है मुस्लिम्स को, वो कर लिया गया है। अच्छा, इस वाक़े के बाद हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर लोग इस तरह के वाक़यात के बाद वहाँ बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं
और ये देखा जा सकता है कि किस तरह ज़ाफ़रानी चादरें पहनकर इंतहा पसंद जो हैं वो मुसलमानों के इलाकों में जाकर नस्ल कुशी की धमकियाँ दे रहे हैं और ऐसे इश्तियाल अंगेज़ गाने बजाए जा रहे हैं। पर जब इस तरह की हरकतें आप किसी के इलाके में जाके कर रहे होंगे, उनको प्रोवोक कर रहे होंगे और वो फिर आपके ऊपर पथराव करेंगे, तो फिर आप पथराव का इल्ज़ाम जो है वो लगा के पुलिस उनको तो अरेस्ट कर लेगी, लेकिन जो प्रोवोक करने वाले लोग हैं, जो उकसाने वाले लोग हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, सिचुएशन अभी क्या है? सिचुएशन ये है कि मुसलमानों के घरों और मसाजिद के लिए नफरत अंगेज नारे जो लोग बुलंद कर रहे हैं, उन्हें किसी भी जगह पे अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी जो कांग्रेस है, उन्होंने घरों को जो वहाँ पर जलाने का, उनको तबाह करने का जो अमल है उसको तनकीद का निशाना बनाया है और इस रवैये को हिटलर के रवैये से तशबीह दी है। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भी कह दिया है कि अमेरिका भारत में होने वाली इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखे हुए है। ये एक बहुत अहम स्टेटमेंट है जो अमेरिका की जानिब से दिया गया है। अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान के रुकन हैं इल्हान उमर, उन्होंने चंद रोज़ कबल ही इंसानी हुकूक़ के हवाले से मोदी की हुकूमत पर तनकीद की थी और अमेरिका की मुबैना हिचकिचाहट पर सवाल उठाया था, जिसके बाद ब्लिंकन का यह बयान सामने आया है। इस तमाम तर सिचुएशन पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे। भारत में मुसलमानों की जिंदगियां एक बार फिर खतरे में पड़ गईं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इतवार के रोज हिंदू मजहबी त्यौहार के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और उनकी अमलाक पर हमले किए गए। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मगरबी बंगाल की रियासतों में सबसे ज्यादा तशद्दुद की इतलात मौसूल हुई। रियासत मध्य प्रदेश के शहर कारगोन में झड़पों के बाद शहर में फसादात और पथराव के इल्जाम में मुसलमानों के मकानात को मसमार करने का सिलसिला जारी है। खबर एजेंसी राइटर का कहना है कि सूरत हाल को काबू में रखने के लिए कारगोन के कई इलाकों में कर्फ्यू, जबकि गुजरात समेत 2 और रियासतों में 4 से ज्यादा लोगों के हुजूम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में पुलिस ने अब तक 84 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है और मुसलमानों के 50 से ज्यादा मकानात पर बिल्डोजर चलाकर उन्हें मसमार कर दिया गया है। वाक़े के बाद मंजर-ए-आम पर आने वाली कई वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह ज़ाफ़रानी चादरें पहनकर इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के इलाकों में जाकर नस्ल कुशी की धमकियों वाले इश्तियाल अंगेज गाने बजा रहे हैं, मुसलमानों के घरों और मसाजिद के लिए नफरत अंगेज नारे बुलंद कर रहे हैं। अल जज़ीरा से बात करते हुए एक मुसलमान शहरी ने बताया कि मजहबी त्यौहार के दौरान कारगोन के सराफा बाजार में हिंदुओं की जानिब से एक मस्जिद और 10 घरों को भी आग लगा दी गई, जबकि तशद्दुद से 24 अफराद भी शदीद जख्मी हैं। लेकिन 2 दिन गुजरने के बावजूद अब तक पुलिस ने वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एक जानिब जहां भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, तो वहीं अब अमेरिका ने भी भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन में अमेरिका और भारत के वज़राए ख़ारिजा और दिफा के दरमियान 2+2 डायलॉग हुए। एंटोनी ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन की एस जयशंकर, राजनाथ सिंह के साथ प्रेस ब्रीफिंग भी हुई। एंटोनी ब्लिंकन ने मुलाकात के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका भारतीय एहलकारों की इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर रहा है और इंसानी हुकूक की मुश्तरका इक़दार पर भारतीय शराकतदारों के साथ राब्ते में है। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान की रुकन इल्हान उमर ने चंद रोज कबल ही इंसानी हुकूक के हवाले से मोदी की हुकूमत पर तनकीद करने में अमेरिका की मुबैना हिचकिचाहट पर सवाल उठाया था, जिसके बाद ब्लिंकन का ये बयान सामने आया है। जबकि गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा और दिफा ने इंसानी हुकूक के मामले पर तबसर से गुरेज किया। बिल्कुल जी, सिचुएशन जो भी रहेगी मध्य प्रदेश के इन दोनों इलाकों के अंदर, उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुसलमानों के जो घर है वो मिसमार किए जा रहे हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और हैरत की बात यह है, चुंबे की बात यह है कि जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो भी मुसलमानों ही की जा रही हैं। इस पर हम आपको अपडेटेड रखेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। अभी हमें चलना है जी चीन, और बात हमें करनी है कोरोना केसेस की। जब कोविड का नाम आता है, कोरोना का नाम आता है, तो हम सब जानते हैं कि फ़ौरन से चाइना क्यों जहन में आ जाता है। इसलिए आ जाता है कि इस वायरस का जो आगाज़ है कोविड-19 का, वो चीन ही से हुआ था। लेकिन अब एक और अलार्मिंग जो खबर आ रही है, स्टोरी जो आ रही है चाइना से, वो ये आ रही है कि जी कोरोना केसेस में एक बार फिर से यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो चाइना के अंदर कोरोना केसेस को काबू करने के लिए 45 शहरों में मुकम्मल और कहीं कहीं जुज़वी लॉकडाउन दिखाई देता है। मुल्क में गुज़श्ता रोज़
659 अफराद में इस वायरस की दोबारा से तस्दीक हुई है, जिसमें से 23,000 केसेस सिर्फ शंघाई में सामने आए हैं। नाज़रीन, चीन का जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुल्क के सबसे बड़े सनती शहर शंघाई में पिछले 2 हफ्तों में से लॉकडाउन है और अब कुछ इलाकों में अवाम के एहतजाज के बाद ऐसे इलाकों में जहां पिछले 14 दिन में कोई केस सामने नहीं आया है कुछ नरमी कर दी गई है, लेकिन ये पूरी तरह से हटाई नहीं गई है। आज शंघाई मुल्क का माशी हब है और यही वजह है कि रवां साल के आगाज़ से केसेस में मुसलसल इजाफे के बावजूद शहर में लॉकडाउन लगाने से गुरेज किया जा रहा था, लेकिन बिल आखिर ये फैसला लेना पड़ा। शंघाई से ही ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट भी सामने आए थे और अब आलमी इदारे सेहत ने इन नए सब वेरिएंट्स के बारे में तहकीकात शुरू कर दी हैं कि आए ये पहले से सामने आने वाले वायरस से ज़्यादा खतरनाक हैं या नहीं हैं। इस पर भी तहकीक की जा रही है, इस बारे में कोई हतमी खबर सामने नहीं आई है। चीन में कोरोना की सूरत हाल क्या है, वहाँ की मईशत पर कैसे असरात डाल रही है, लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उसका हुकूमत पर क्या असर हो रहा है और क्या इस एहतजाज के बाद अगर पाबंदियाँ हटाई जाती हैं तो वो चाइना के लिए और फिर चाइना के बाद जिस तरह से दीगर ममालिक में ये फैला था खतरनाक हो सकता है उसी तरह से जैसे पहले हमने देखा था, आज से 2 साल पहले जो सिचुएशन थी। इस बारे में हमने एक पैकेज तैयार किया है आपके लिए, आइए देखते हैं। चीन में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता रोज 24,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 30,000 केसेस मुल्क के सबसे बड़े शहर शंघाई में सामने आए। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी नाफिज है और केसेस से निपटने के लिए मुल्क के 45 शहरों में मुकम्मल और जुज़वी लॉकडाउन लगाया गया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बड़े पैमाने पर टेस्टिंग, मकामी लॉकडाउन और बैरून मुल्क सफर पर सख्त पाबंदी की वजह से मार्च तक चीन बड़ी हद तक अपने रोजाना के केसेस की तादाद को कम रखने में कामयाब रहा है। लेकिन हाल ही हफ्तों में रोजाना हजारों नए केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिनमें तकरीबन 80% शंघाई में सामने आ रहे हैं। इस शहर में भी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सख्त लॉकडाउन में है। लोगों की खाने की किल्लत और बुनियादी जरूरियात जिंदगी की कमी की शिकायत के पेश नजर शहरी हुकूमत में लॉकडाउन में कहीं कहीं नरमी का ऐलान कर दिया है। ऐसे इलाके में जहां पिछले 14 दिन से कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ, वहां के रिहायशियों को अपने इलाके में बाहर निकलने की इजाजत दे दी गई है और जिन इलाकों में पिछले 1 हफ्ते के दौरान कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, वहां के रिहायशियों को मखसूस वक्त के दौरान अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के साथ बाहर चहलकदमी के लिए निकलने की इजाजत दी गई है। चीनी मीडिया के मुताबिक 1 करोड़ 18 लाख आबादी वाले शहर कोंगजो में भी लॉकडाउन नाफिज किया गया है। शहर में बाहर से आने वालों का दाखिला ममनू कर दिया गया है, जबकि बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। शहर में स्कूल भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। बीजिंग में भी 8 केसेस सामने आने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओमिक्रॉन न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि मईशत को भी नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। शंघाई मुल्क का मुआशी हब है। यही वजह रही है कि रवां साल के आगाज से केसेस में मुसलसल इजाफे के बावजूद शहर में लॉकडाउन लगाने से गुरेज किया जा रहा था। मालियाती सनत का एक बड़ा मरकज होने के साथ साथ शंघाई सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार मैन्युफैक्चरिंग का मरकज है। ये दुनिया की मसरूफ तरीन शिपिंग पोर्ट भी है। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि पोर्ट बंद होने से सप्लाई चेन मुतासर होने से चीन की मईशत पर बुरे असरात तो पड़ ही रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके असरात दुनिया भर की मईशत पर भी नजर आने लगेंगे। एक जानिब जहां चीन कोरोना केसेस कम करने के लिए जदोजहद कर रहा है, तो वहां आलमी इदारा सेहत ने भी शंघाई में सामने आने वाले ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट्स पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। क्या ये पहले सामने आने वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक है और क्या मौजूदा वैक्सीन इस पर भी असर अंदाज होगी या नहीं? बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, जांचा जा रहा है। अभी तक कोई हतमी ऐलान जो है वो सामने नहीं आया है। WHO भी नज़र रखे हुए है, जो भी इस बारे में इत्तलात आएंगी, खबरें आएंगी, यकीनन हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। अभी हमें आपको खबर देनी है ऑस्ट्रेलिया से, जहां हाई कोर्ट ने 2011 में रियासत क्वींसलैंड में बदतरीन सैलाब से होने वाले नुकसान से मुतालिक दायर केस का फैसला सुना दिया है। नाज़रीन, शहरियों ने अपने नुकसान के इजाले के लिए हुकूमत के ज़ेरे मिल्कियत डैम ऑपरेटर सेक वाटर के खिलाफ दायर $440 मिलियन हर्जाने का केस हार गए हैं। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि मुतासरीन पिछली 1 दिहाई से केस लड़ रहे थे और 2011 में क्वींसलैंड में आने वाले सैलाब से 33 अफराद की हलाकत तो हुई ही हुई थी, लेकिन रियासत में शहरियों की 1 अरब रुपए से जो ज़्यादा की अमलाक हैं वो भी तबाह हो गई थी। आज अदालत ने मुतासरीन की जानिब से दायर करदा $440 मिलियन के हर्जाने का केस ख़त्म कर दिया है। रिपोर्ट से बता रही हैं कि 6,800 से ज़्यादा शहरियों ने इस केस में फरीक के तौर पर हिस्सा लिया था।
केस में हुकूमती डैम ऑपरेटर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि 2011 में सैलाब के दौरान उन्होंने हंगामी तौर पर जो जारी किया गया पानी था उससे मुतालिक कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। इसी वजह से अमलाक को ज़्यादा नुकसान पहुँचा और इसीलिए हर जाने की रकम जो है वो आवाम का हक बनता है। ये मामला क्या था और अदालत ने ये फैसला क्यों दिया है, अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। डिटेल्ड हमने एक पैकेज तैयार किया है आपको दिखाने के लिए, आपको दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट ने 2011 में रियासत क्वींसलैंड में आने वाले शदीद बारिश के मुतासर अफराद की जानिब से दायर करदा $440 मिलियन हर्जाने का केस खारिज कर दिया। 6,800 से ज्यादा शहरी इस केस में फरीक थे। केस में हुकूमती डैम ऑपरेटर सेक वाटर पर इल्जाम आयद किया गया था कि 2011 में सैलाब के दौरान वाइवनहू और समरसेट से हंगामी तौर पर जारी की गए पानी से उनकी अमलाक को ज्यादा नुकसान पहुंचा और इसलिए तकरीबन एक दहाई से ये शहरी रियासती हुकूमत, एक सरकारी डैम ऑपरेटर सन वाटर और दूसरे डैम ऑपरेटर सेक वाटर के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे थे। अब दोबारा इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती क्योंकि ये फैसला ऑस्ट्रेलिया की आला तरीन अदालत ने जारी किया है। 2019 में न्यू साउथ वेल्स की सुप्रीम कोर्ट में इस केस के फैसले में रियासत क्वींसलैंड की हुकूमत, सरकारी डैम ऑपरेटर सन वाटर और दूसरे सिक वाटर तीनों फ्रीकैन को 2011 में सैलाबी पानी से होने वाली तबाही का जिम्मेदार करार दिया गया था और तीनों पर $440 मिलियन मुआवजा डाला गया था। क्वींसलैंड की हुकूमत और सन वाटर ने मुआवजा भरने की हामी भर ली थी, लेकिन सरकारी डैम ऑपरेटर कंपनी अपील हाई कोर्ट ले गई और अब अदालत की जानिब से केस खारिज कर दिया गया। इससे पहले इस कंपनी पर $880 मिलियन हर्जाने का दावा किया गया था, लेकिन कंपनी ने अदालत के जरिए इस रकम को अदा करवाया और अब मुकम्मल तौर पर 2011 में पेश आने वाले सूरत हाल से बरी जिम्मा हो चुकी हैं। मुतासरीन की नुमाइंदगी करने वाली कानूनी फर्म इस नतीजे पर पहुंची है कि ये दहाइयों से जारी कानूनी लड़ाई का मायूस कुन खात्मा है। 2011 में रियासत क्वींसलैंड से टकराने वाला सैलाब आलमी खबर इदारों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की तारीख में बदतरीन सैलाबों में से एक था। सैलाब ने न सिर्फ 33 जिंदगियां निकली बल्कि 1.5 अरब से जायद की अमलाक तबाह हुई थी। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक इस दौरान 23,000 से ज्यादा घर और कारोबार डैम ऑपरेटर की इंतजामिया की डैमों को महफूज रखने के लिए छोड़े गए पानी की वजह से डूब गए थे। ये मुतासरीन पिछले कई सालों से अपने हक के लिए अदालत के चक्कर काटते आ रहे हैं, लेकिन अब अदालती फैसले के बाद इन शहरियों को मुआवजा मिलना नामुमकिन हो गया है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जी लातीनी अमेरिका, जहां चिली की हुकूमत ने 12 साल की खुश्क साली के बाद पानी की कमी को पूरा करने के लिए दारुल हुकूमत में हर एक शहरी को कितना पानी मिलेगा इसकी एक हद मुकर्रर करने का जो मंसूबा है वो तश्कील दे दिया है। नाज़रीन, चिली 12 साल से खुश्क साली का सामना कर रहा था। यहाँ माजी में होने वाली शदीद तूफ़ानी बारिशों और तोदे गिरने के सबब एक दरिया का पानी आलूदा हो चुका है और यही वजह है कि दारुल हुकूमत सेंटियागो के लोगों को जो पीने का साफ़ पानी है अब वो नहीं मिल पा रहा था। अगर मिल भी रहा था तो बहुत मुश्किल से उनको मिल रहा था ये पानी। अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस मसले के हल के लिए ये नया मंसूबा तश्कील दिया गया है ताकि मसले का हल निकाला जा सके। चिली की हुकूमत की जानिब से नया मंसूबा कब शुरू किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 4 मराहिल में होने वाला ये मंसूबा, इससे पानी की तकसीम का तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ होगा। ये क्या तरीक़ाकार होगा, कितना इससे फ़ायदा होने जा रहा है यहाँ के लोगों को जो खुश्क साली से बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। लातीनी अमेरिका का मुल्क चिली 12 साल से खुश्क साली का सामना कर रहा है। आलमी खबर इदारे AFP के मुताबिक हुकूमत ने तवील खुश्क साली के बाद दारुल हुकूमत सेंटियागो में साफ पानी की कमी को पूरा करने के लिए हर एक शहरी को कितना पानी मिलेगा इसकी एक हद मुकर्रर करने का मंसूबा तश्कील दिया है। इस मंसूबे के पहले मरहले को ग्रीन अलर्ट, दूसरे को एहतियाती इब्तिदाई वार्निंग, तीसरे को पीला यानी येलो स्टेज, जबकि चौथे को रेड अलर्ट का नाम दिया गया है। ग्रीन अलर्ट मंसूबा में पहले पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। इस मंसूबे के तहत जमीनी पानी के इस्तेमाल को तरजीह दी जाएगी। एहतियाती इब्तिदाई वार्निंग और येलो मराहिल में ये देखा जाएगा कि किन मकामात पर पानी के दबाव में कमी आ रही है। लेकिन पानी की कटौती यानी रेड अलर्ट तब ही जारी होगा जब हालात संगीन हो जाएंगे। इस सूरत हाल में इस सेक्टर या इलाके को
पानी की बंदिश का सामना करना पड़ेगा, जहां पानी की किल्लत है। अगर पानी की कटौती का इतलाक होता है तो एक वक्त में शहर के सिर्फ एक सेक्टर को पानी की फराहमी मुअत्तल होगी, जो कि 24 घंटे तक जारी रहेगी। चिल्ली के हुकाम ने बताया कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 1,42,000 घरानों को शामिल किया गया है। अब हमें फ़िलिपाइन की बात करनी है। पहले हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जहां बारिशों के नतीजे में बहुत ज़्यादा शदीद सैलाब आ गया था और यहाँ पर पानी इतना आया कि लोगों के अमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। फिर हम आपको आगाह कर रहे थे जी अभी के किस तरह से बहुत सारे इलाकों के अंदर, बहुत सारे ममालिक के अंदर लोग पानी की कमी का शिकार हैं। लेकिन अब हम जिक्र करने जा रहे हैं फ़िलिपाइन का, जहाँ शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा रखी है। सड़कों और गली मोहल्लों में पानी ही पानी दिखाई देता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक फ़िलिपाइन के वस्त और जनूब में सैलाबी सूरत हाल के बायस निज़ामी ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम है। अफसोसनाक हादसात में 30 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों बेघर हो गए हैं। दर्जनों अफराद मिल ही नहीं रहे हैं, लापता हो चुके हैं। नाज़रीन, अवाम की मुश्किलात के इज़ाले के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों अफराद को आर्जी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हुकाम बताते ये दिखाई देते हैं कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन इन पर काबू पा लिया जाएगा। फ़िलिपाइन को हर साल बारिशों के मौसम में समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ता है, जो मज़ीद तबाही का बायस बनता है। इस सूरत हाल को आलमी सतह पर मौसम में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का पेश खैमा करार दिया जा रहा है। लेकिन फ़िलिपाइन में मौसमियाती तब्दीलियों और उसके असरात पर से निमटने के लिए इक़दाम क्या किए जा रहे हैं, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हमने समोई हैं एक रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिलिपाइन के वुस्ट और जनूब में मूसलाधार बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 30 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और 6 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू अमले की जानिब से मुतासिरीन की मदद के लिए ऑपरेशन जारी है। गार्डियन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह लेटे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ 4 देहातों में गुज़िश्ता रोज मट्टी के तौदे गिरने से 22 अफराद हलाक हुए, जबकि गुमशुदा 20 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। दीगर इलाकों में भी 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई। आदादोशुमार के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग के सबब 1,30,000 खानदान बेघर हो चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों अफराद को आर्जी तौर पर कायम पनागाहों में मुंतकिल किया गया है। फिलिपाइनी कोस्ट गार्ड और पुलिस एहलकारों ने सैलाबज़दा कस्बे अबूयोग से लोगों को घरों से निकाला और उन्हें कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हुकाम का कहना है कि मुश्किल हालात पर काबू पा लेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन को हर साल बारिशों के मौसम में समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता है। फिलिपाइन मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुतासरा तरीन मुल्कों में से एक है, जहां हर साल औसतन 20 तूफान आते हैं, जो फसलों, घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क जल्जले के लिहाज से भी फाल बहरुल काहिल के इलाके रंग ऑफ फायर के साथ वाक़े है, जिसकी वजह से ये कुदरती आफात से मुतासर हो रहा है। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है कि 5 माह कबल आने वाले मुहलिक तरीन हथियारों में से एक राय था, जिसके नतीजे में 375 अफराद हलाक हुए। इस समुद्री तूफान की वजह से 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। इसके अलावा तूफान मैगी इस साल तबाही के शिकार मुल्क में आने वाला बड़ा तूफान है, जिसमें 400 अफराद हलाक हुए। 2013 में आने वाले तूफान हयान जमीन से टकराने वाला अब तक का सबसे ताकतवर तूफान था, जिससे 7,300 से ज्यादा अफराद हलाक या लापता हुए थे। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अब तूफान ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, क्योंकि इंसानी सरगर्मियों की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दुनिया का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है जी। इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार तो की जाती है, लेकिन अमली इकदाम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम सबको इसमें अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालना है, और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? दरख्त लगाना। बहरहाल जी, इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। भारत में चोरों के एक गिरोह ने 500 टन वजनी फौलादी पुल चुराकर सबको हैरान कर दिया। ये वाकया मशरकी बहार में पेश आया, जहां तकरीबन 60 फीट तवील स्टील का पुल अब ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था, तो चोर इसे काट और उखाड़ कर साथ ले गए। पुलिस ने बताया कि चोरों के इस गिरोह के अरकान ने खुद को महकमा आपाशी के एहलकार जाहिर किया और कहा कि उन्हें इस मतरूका पुल को उखाड़ कर वहाँ से हटा देने का हुक्म मिला है। चोर अपने साथ बिल्डोजर और गैस कटर्स भी लाए थे। चोरों को इस पुल को काटकर
और फिर खोलकर वहां से हटाने में 2 दिन लगे और इस दौरान कोई भी उनकी नौसरबाजी न पकड़ सका और वो इस फौलादी स्क्रैप को अपने ट्रक पर लाद कर फरार होने में कामयाब हो गए। अमेरिका में लॉटरी का गलत बटन दबाने से खातून को अरबपति बना दिया। लॉस एंजलिस की सुपरमार्केट में एक खातून पावर बॉल जैकपॉट पर किस्मत आजमाई कर रही थी कि एक शख्स के धक्का लगने से खातून से मशीन पर गलत बटन दब गया। खातून मशीन से स्क्रैच कार्ड खरीद रही थी और गलत बटन दबने से उसने सस्ता स्क्रैच कार्ड खरीदने के बजाय $30 का स्क्रैच कार्ड खरीद लिया। कुछ देर बाद उन्हें मालूम हुआ कि हादसाती तौर पर खरीदे जाने वाला महंगा तरीन टिकट उनके लिए लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम ले आया और इस मामूली सी गलती की वजह से $1 करोड़ का इनाम जीत गई हैं। उल्लू अपनी अकल और समझबूझ की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत उल्लू की अपने सर को इंतहाई दर्जे तक घुमाने की वीडियो ने इंटरनेट सार्फिन को चौंका कर रख दिया है। ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो तेजी से वायरल हो गई है और सार्फिन हैरान हैं कि कैसे ये उल्लू पूरी गर्दन बाआसानी घुमा रहा है। जानवरों के माहिर का कहना है कि हर उल्लू में 270 डिग्री तक अपने सर को घुमाने की खास सलाहियत होती है। उनकी गर्दन से लेकर सर तक एक खास हड्डी होती है जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन को इस दर्जे तक मोड़ने के काबिल होते हैं। रमजान करीम की आमद के साथ ही दुबई में भिखारियों के गिरोह सरगर्म हो जाते हैं और अवामी मकामात पर अवाम को तंग करते हैं। इन भिखारियों को रोकने के लिए पुलिस की इंसदादे भिखारी टीम ने ऐसे ही एक भिखारी को हिरासत में लिया तो उसके कब्जे से डॉलर्स, दिरहम और दीगर करेंसियां बरामद हुई, जिनकी मजबूरी मालियत $10,890 बनती है। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिया गया भिखारी गैर मुल्की शहरी है और इसे जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा।